हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 46 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जा रहा है, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में टेलीग्राम ग्रुप पर दिए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सीरीज की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमारा डेट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में ओमारा डेट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल में G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? जकार्ता में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, G20 देशों की पार्लियामेंट के स्पीकरों यानी संसद के प्रमुखों की 8वीं शिखर बैठक 6 से लेकर 7 अक्टूबर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी। और देखिए, बात करें G20 की, तो G20 संगठन 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है। G20 संगठन जो है, ये कितने देशों? 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है। और ये 19 देश कौन कौन से हैं? देखिए, ये 19 देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये 19 कंट्रीज़ हैं जो कि G20 में सम्मिलित हैं। ये ध्यान रखेंगे, G20 संगठन जो है इन 19 कंट्रीज से मिलकर बना है। और भारत की बात करें तो भारत जो है, ये अगले साल यानी वर्ष 2023 में दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये ध्यान रखेंगे, वर्ष 2023 में पूछा जा सकता है। तो 2023 में दिल्ली में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। और भारत दिसंबर 2022 से 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों के बीच बारी बारी से सौंपी जाती है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति है झारखंड राज्य की। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। और गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा लाए गए सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने का जो प्रतिशत है, वो कितना है? 5.8% है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य में
चीन से सटी सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए राज्य में चीन से सटी सीमा की जो लंबाई है ये लगभग है 350 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 625 किलोमीटर और राज्य की कुल 275 किलोमीटर सीमा जो है ये किस देश के साथ? नेपाल के साथ लगती है। और राज्य की 350 किलोमीटर सीमा लगती है चीन के साथ। और राज्य के उत्तर में हिमालय पार तिब्बत एवं चीन स्थित हैं, जिनसे राज्य के 3 जनपद, कौन कौन से जनपद? एक तो आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, दूसरा चमोली और तीसरा उत्तरकाशी। तो ये जो 3 जिले हैं ये सीमाएं, इनकी सीमाएं, इन 3 जिलों की सीमाएं किससे लगती है? चीन एवं तिब्बत के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पर? बद्रीनाथ में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बद्रीनाथ जो है इसको विशाल बद्री भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, विशाल बद्री भी कहा जाता है किसे? बद्रीनाथ को। और बद्रीनाथ मंदिर में रावल पुजारियों के द्वारा पूजा की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर में जो पूजा है वो किसके द्वारा? रावल पुजारियों द्वारा की जाती है। रावल जो हैं ये शंकराचार्य के, आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज हैं। और बात करें शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा कहाँ पर होती है? तो देखिए शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। और बद्रीनाथ धाम में एक उत्सव भी मनाया जाता है। ये उत्सव है आपका कौन सा? कढ़ाई उत्सव। आप कमेंट करके बताएं कि कढ़ाई नाम का जो उत्सव है ये बद्रीनाथ धाम में कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम देकर किसे सम्मानित किया गया था? किसने सम्मानित किया था? तो देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम देकर सम्मानित किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली, इनके वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। और गढ़वाली उपनाम देकर किसने सम्मानित किया इन्हें? महात्मा गांधी ने। और आपके जो वीरचंद सिंह गढ़वाली हैं इनके जन्म की बात की जाए तो 1891 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पर हुआ? पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। और वर्ष 1994 में इनके सम्मान में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नारायण स्वामी आश्रम कब स्थापित किया गया था? तो देखिए नारायण स्वामी आश्रम किस जनपद में स्थित है पूछा जाए, आपको पिथौरागढ़ याद रखना है। और पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नारायण स्वामी आश्रम की स्थापना की गई थी वर्ष 1936 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए नारायण स्वामी आश्रम पिथौरागढ़ के कहाँ पर स्थित है? धारचूला में। एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता रहना चाहिए पिथौरागढ़ जनपद में कहाँ पर स्थित है। तो पिथौरागढ़ के धारचूला में यह आश्रम स्थित है। और इस आश्रम का निर्माण वर्ष 1936 में किया गया, जिसका स्थानीय नाम क्या रखा गया है? जिसका स्थानीय नाम क्या है पूछा जा सकता है। तो इसका स्थानीय नाम है चौदांस। चौदांस इसका स्थानीय नाम है इस आश्रम का। और इस आश्रम के लिए जमीन सोसा के ब्राह्मण कुशाल सिंह ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब से प्रारंभ हुई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन जो नीति है ये प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2008 से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में जो राजकीय मुद्रणालय है ये स्थित है आपके कहाँ पर? रुड़की में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है?
काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका जिला है ये कौन सा है? ये है आपका रुद्रप्रयाग जिला। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 189 है। और इसमें हरिद्वार जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है। हरिद्वार जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। 801 हरिद्वार जिले का जनघनत्व है। और न्यूनतम जनघनत्व उत्तरकाशी का है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ का जनघनत्व कितना है? 41 है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन में उत्तरकाशी तो दिया नहीं है, तो आपका सबसे कम इनमें से बताना है। तो रुद्रप्रयाग क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग का जो जन घनत्व है वो कितना है? 122 है। ये ध्यान रखेंगे। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून का जन घनत्व कितना है? 549 है, ये ध्यान रखें। और उधम सिंह नगर जनपद की बात की जाए तो 649 उधम सिंह नगर का जन घनत्व है, जनगणना 2011 के अनुसार। और क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से न्यूनतम हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग का, क्योंकि आपका देहरादून का 549 है, उधम सिंह नगर का आपका है 649 और हरिद्वार का है आपका 801 और सबसे कम है रुद्रप्रयाग का 122। तो करेक्ट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और आपसे सबसे कम पूछा गया जाएगा, अगर उत्तरकाशी दिया होगा तो आपका उत्तरकाशी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 41 जो है ये उत्तरकाशी का जन घनत्व है। उत्तराखंड राज्य में सबसे न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी जिला। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में धन विधेयक की जो परिभाषा है ये दी गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। यह धन से संबंधित विधेयक होता है, ये ध्यान रखेंगे। यह धन मुद्रा या वित्त से संबंधित विधेयक होता है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है कि शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने इस सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है जल्दी से आप मिलकर शेयर कर दीजिए और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। देखिए काफ़ी मेहनत से और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे डेली रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बाद में ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा खुद सोचिए। अगर आप एक दिन भी एक क्लास भी मिस कर देते हैं तो काफ़ी लॉस हो जाता है आप सभी लोगों का। तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो देखिए स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसे? जमशेदपुर को। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए जमशेदपुर जो है ये आपके टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की के लिए काफ़ी फेमस है। जमशेदपुर में स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी कारण इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में कब की गई आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है वर्ष 1907 में। वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की गई। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत जो सिद्धांत है ये क्या माना जाता है? अहिंसा माना जाता है, अहिंसा को माना जाता है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है अहिंसा। जैन धर्म में जीव हिंसा पूर्णतः
क्रूरता वर्जित है। यहाँ पर जीवों की हिंसा नहीं की जाती है इस धर्म में। और जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों में की बात की जाए तो अन्य सिद्धांतों में अस्तेय अस्तेय इसके अलावा अपरिग्रह अपरिग्रह और आपका ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य और सत्य, ये ध्यान रखेंगे। जैन धर्म की जो अन्य सिद्धांत हैं ये क्या क्या है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है और सत्य है। और ध्यान रखिए सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है इसका, अहिंसा। और ये जैन धर्म के पंच महाअणुव्रत भी कहे जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के पंच महाअणुव्रत किसे कहा जाता है तो कौन कौन से, एक तो आपका अहिंसा हो गया, दूसरा अस्तेय हो गया, तीसरा अपरिग्रह, तो चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा सत्य। तो ये जैन धर्म के पंच महाअणुव्रत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है। तो देखिए आपको बताना है कि भारत में कौन सी नदी ऐसी है जो कि पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कृष्णा नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट होता है। महाबलेश्वर के निकट इस नदी का उद्गम होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में, तथा यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एवं यह नदी जो है ये डेल्टा का भी निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक जो गहरा स्थल है ये किस महासागर में, ये है आपका हिंद महासागर में। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे एकदम यूनिक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आप स्किप मत कीजिए इन क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। देखिए जावा ट्रेंच अथवा इसको क्या कहा जाता है, सुंडा गर्त भी कहा जाता है। सुंडा गर्त भी इसी को ही कहा जाता है। तो जावा ट्रेंच या सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। यह गर्त जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। देखिए उत्तराखंड के उल्लेख की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है ये किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, एक तो कहा गया है देवभूमि, दूसरा मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। किस शैली के लिए मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है ये बताना है। तो देखिए मौलाराम की जो चित्रकला है ये किस शैली के लिए, गढ़वाल शैली के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौलाराम की चित्रकला को बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने विश्व के सामने वर्ष 1969 में रखा था। और मौलाराम की जो चित्रकला है ये गढ़वाल शैली के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। सेशन को आप सभी लोग मिलकर शेयर कीजिए जल्दी से, जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है। और कैसी लग रही है आज की ये सीरीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों के कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपको कैसी सीरीज़ लग रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है अगर, देखिए प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व इनमें से किसको कहा जाता है। आपके 4 ऑप्शन है, भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी और नदियाँ। तो देखिए इनमें से प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है किसको, ज्वालामुखी को। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा जो है ये बाहर निकलता रहता है। इससे पृथ्वी की आंतरिक स्थिति क्या होती है? संतुलित बनी रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो देखिए, उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती की गई और ये जो बीज हैं ये कहाँ से मंगवाए गए? ये चीन से मंगवाए गए थे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में चाय की प्रायोगिक खेती सबसे पहले यहाँ चीन से आयातित जो बीज है तो इसके साथ शुरू हुई थी। सबसे पहले जो प्रायोगिक खेती शुरू हुई थी चाय की, वो चीन से जो मंगाया गया था बीज, तो उसके साथ शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? तो देखिए, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है इनमें से है आपका कौन सा? मोलिंगला दर्रा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के ऊपर ये स्थित है। भारी हिमपात के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है। कौन सा दर्रा? मोलिंगला दर्रा। तो ये ध्यान रखें, सभी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो हो सके तो नोट्स बना लीजिए इस सेशन से। तो ओके गाइस, आज के सीरीज़ में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आती है तो इस सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।